बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आईसीजे का फैसला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का फैसला कल आ गया शाम को, और जैसी कि उम्मीद थी फैसला इजराइल के पक्ष में तो नहीं आया, लेकिन यह भी कहना पता नहीं, मैं ये कह नहीं पा रहा हूं कि पूरी तरह से फलस्तीन के पक्ष में आया है। एक बात तो उसने साफ कही है, जो इजराइल चाहता था कि जेनोसाइड का केस ना चले, तो आईसीजे ने बहुत क्लियर कह दिया है कि जेनोसाइड का मामला बनता है और जेनोसाइड का केस चलेगा। यानी इस पॉइंट पर तो इजराइल की हार हुई है और बुरी हार हुई है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर फैसले या तो 15-2 से हुए हैं या 16-1 से हुए हैं। युगांडा की जज थी, उन्होंने इकलौती वो जज थी जिन्होंने इजराइल के खिलाफ कई हर बात का विरोध किया है। यहां तक कि इजराइल के जो अपने जज थे उन्होंने भी कई मामलों में पक्ष में वोट दिया है। लेकिन युगांडा पता नहीं क्या था, किस तरह, क्या मतलब उनको सूझा, युगांडा का क्या स्टैंड है या युगांडा के जज का क्या स्टैंड है। ब्लैक है, उन्होंने हर तरह का अपार्थाइड झेला होगा, लेकिन उसके बावजूद वो इजराइल के साथ जाकर खड़ी हुई, है बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन उसके अलावा सभी जजों में, जिसमें भारत के एक जज भंडारी भी शामिल थे, इन सारे लोगों ने यह बात तो बिल्कुल क्लियर कही कि वहां पर जेनोसाइड का मामला बनता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत जगह बहुत चीख चीख के बात हो रही होगी, ये आईसीजे का इंटरिम फैसला है, अंतिम नहीं, इंटरिम, यानी तुरंत स्थिति को काबू में लाने के लिए जो फैसला दिया जाता है वो फैसला है। इसमें सबसे पहले तो यही तय होना था, इजराइल जो ये मांग कर रहा था लगातार कि जेनोसाइड का पूरा मामला फर्जी है, और दुनिया भर के गोदी मीडिया, टाइम जैसे अखबार लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, कनाडा सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी सपोर्ट कर रहा था। ये सारे के सारे ये कह रहे थे कि जेनोसाइड का कोई मामला बनता ही नहीं है। तो इस नुक्ते पर तो कोर्ट ने बहुत साफ किया कि जेनोसाइड का मामला बनता है, मामला, मुकदमा खारिज नहीं किया जाएगा, मुकदमा चलता रहेगा, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद उसने जो कहा वो ये कहा कि वहां पर जो जेनोसाइडल एक्टिविटीज हैं, यानी कि वहां शहरियों को मारने, मकानों को गिराने, यूनिवर्सिटीज को तोड़ने, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को मिनिमाइज किया जाए, रोका जाए। तीसरी बात जो बेहद जरूरी कोर्ट ने कही वो ये कही कि जो दुनिया भर से एड आ रहा है, जो दुनिया भर के मुल्क सहायता भेज रहे हैं फलस्तीन के लिए, उसको ना रोका जाए, वहां पर सहायता पहुंचने दी जाए। लेकिन जिस एक पॉइंट पर हमारे जैसे लोगों को निराशा हुई, जिस पर लगा कि आईसीजे थोड़ा आगे बढ़ सकता था, वो था सीज फायर, यानी युद्ध विराम। हम चाहते थे, हमें लगता था कि शायद आईसीजे अगर जेनोसाइड को एक्सेप्ट करे तो साथ में युद्ध विराम के लिए भी कहे। यहां मैं आपको और बता दूं कि आईसीजे की जो रूलिंग है, ऐसा नहीं होता कि आईसीजे की रूलिंग आती युद्ध विराम की और इजराइल तुरंत युद्ध रोक देता, लेकिन इसका एक मोरल प्रेशर पड़ता अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों पर, जो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। तो सीज फायर की बात नहीं की गई, लेकिन जो बातें की गई, चाहे वो जेनोसाइड रोकने की बात हो, चाहे वो मदद पहुंचने की बात हो, ये सारा कुछ सीज फायर के बिना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि नेतन्याहू टीवी पे आते हैं और टीवी पर आकर जो कुछ कहते हैं वो दरअसल गुस्सा निकाल रहे हैं आईसीजे के ऊपर। बहुत साफ है कि इजराइल को बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। 70 सालों से इजराइल फलस्तीन में जो चाहता था वो करता था। अमेरिका उसका सरपरस्त था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी मामला गया, यूएन में गया, हर बार अमेरिका उसको बचा लेता था, और इजराइल के ऊपर कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया अमेरिका ने। दोस्ती हो तो ऐसी हो। बर्तानिया तो उसके साथ था ही, जो अमेरिका करेगा पीछे पीछे बर्तानिया भी करेगा, कनाडा भी करेगा। यह पहली बार हुआ है 70 साल में। हमारे यहां यह जुमला, हमारे इंडिया में यह जुमला खूब चलता है, 70 साल में पहली बार। तो दुनिया के लेवल पर 70 साल में पहली बार यह हुआ है कि एक तो दुनिया ने देख लिया कि इजराइल क्या कर रहा है फलस्तीन के अंदर, और दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दाग नहीं लगाया है, बाकायदा ब्लैक पेंट कर दिया है इजराइल के ऊपर कि तुम जेनोसाइडल एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम लोगों के कत्लेआम में शामिल हो। जेनेवा कन्वेंशन में जो नियम बनाए गए थे वो नियम तुमने तोड़े हैं, और ये
इजराइल की इमेज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और मैं बताऊं आपको, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। ना हुकूमत बरतानिया ने अभी तक कुछ कहा है, ना ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कहा है, ना ही कनाडा ने सामने आकर कुछ कहा है। हालांकि कनाडा के कुछ एमपीज कह रहे हैं कि अभी भी हम साथ देंगे इजराइल का, लेकिन अभी तक वहां का जो राष्ट्रपति है उसका कोई बयान नहीं आया है। हां, एक हरकत जरूर हुई है जो आप समझ सकते हैं कि बताती है कि यूएस किस लेवल पर गिर चुका है। हुआ यह है कि इजराइल ने बाकायदा यह आरोप लगाया कि यूनाइटेड नेशंस के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो फलस्तीन में काम कर रहे थे, गजा पट्टी में काम कर रहे थे, वो अक्टूबर 7 के हमलों में शामिल थे। एक ऐसा घटिया आरोप जिसकी जांच अगर होगी, जांच हो रही है, पता नहीं क्या जांच हो रही है, तो पक्का झूठ निकलेगा, मैं यहां बैठ के कह सकता हूं। और यह आरोप लगना था कि अमेरिका और कनाडा ने खटाखट जो UNRWA होता है उसको अपनी फंडिंग रोक दी है। कई बार मैं सोचता हूं कि आखिर आईसीजे ने क्यों सीज फायर के लिए नहीं कहा। तब मुझे समझ में आता है कि सीज फायर के लिए कहने का मतलब होता था कि अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्कों को घेरे में लेना, जो लगातार सीज फायर की मुखालिफत करते रहे इतने दिन। हालांकि अब आपको मैं बता चुका हूं कि CIA के बॉस को, इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को बाइडेन ने भेजा है कि जाओ वहां मोसाद के बॉस के साथ मीटिंग करो, और कतर जिस तरह का कह रहा है कि समझौता हो जाए उस तरह का समझौता कराने की कोशिश करो, सीज फायर की कोशिश करो। लेकिन इसके पहले लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सारे इस तरह के जो मुल्क हैं उन्होंने सीज फायर पर अपना पोजीशन बहुत क्लियर किया है कि सीज फायर की जरूरत नहीं है, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। और इजराइल जितना शहरियों का कत्लेआम कर रहा है उन सबको सेल्फ डिफेंस के नाम पे जस्टिफाई किया गया। जो 4000 से ज्यादा बच्चों को मार डाला उसने, सबको कहा गया ये सेल्फ डिफेंस है, मानो वो 2 महीने के, 4 महीने के या अजन्मे जो बच्चे थे वो इजराइल के लिए खतरा थे। तो अगर आईसीजे बात करता सीज फायर की तो घेरे में ये मुल्क भी आते। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यह सीमा है कि अमेरिका पर दाग वो नहीं लगा सकता, इसलिए शायद सीज फायर की बात से वो बच गए। लेकिन दाग तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कोर्ट में ही लग गया है। कैलिफोर्निया की एक कोर्ट में बाकायदा केस हुआ है कि बाइडेन, ब्लिंकन और एक बंदा और, ये सारे जो लोग हैं जो वहां के डिसीजन मेकर्स हैं, इन लोगों के ऊपर सीधे केस हुआ है फलस्तीन में जेनोसाइड करवाने का। यानी फलस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है उसका साथी होने का, उसका सरपरस्त होने का, उसका भागीदार होने का केस लगा है कैलिफोर्निया में। और जब यह केस नवंबर में हुआ था तो हम सबको लगता था कि शायद अमेरिका की कोर्ट इसको एक्सेप्ट ना करे, स्वीकार ना करे, लेकिन कैलिफोर्निया की कोर्ट ने न सिर्फ उसको रजामंदी दी है बल्कि वहां पर हियरिंग भी शुरू हो गई है और फलस्तीनी वहां जाकर बाकायदा अपनी बात दर्ज करा रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कैलिफोर्निया की कोर्ट में, अमेरिका के कैलिफोर्निया की कोर्ट में इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं तो बाइडेन और ब्लिंकन जैसों पर मुकदमा चल रहा है नरसंहार का। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हुक्मरानों की अपनी मजबूरी हो सकती है, जनता जो है वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है। एक बड़ी मजेदार घटना हुई है कल अमेरिका में जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। सेंट एंटोनियो के जो मेयर हैं रॉन निरनबर्ग, वो गए हुए थे लंच करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। वहां पर लोगों ने उनको देखा और उनको देख के उनसे लगातार सवाल पूछना शुरू किया कि तुम किस तरह से इजराइल का साथ दे सकते हो, तुम किस तरह से जेनोसाइड का साथ दे सकते। यही हाल ब्रिटेन में है, यही हाल ऑस्ट्रेलिया में है। चारों तरफ से जनता अपनी सरकारों पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इजराइल का साथ ना दिया जाए। अमेरिका में हालत यह है कि बाइडेन को जाना था, जो अमेरिकन अरब्स हैं उनकी एक मीटिंग में जाना था और वहां पर जाकर अपना चुनाव प्रचार, फंड रेजिंग वगैरह करना था। वहां उनको मना कर दिया गया कि आप यहां पर नहीं आ सकते हैं, आइए भाषण दीजिए, ये सब ठीक है, लेकिन इस बार अमेरिकन अरब्स का वोट आपको नहीं मिलेगा।